दोस्तों दिल्ली पॉलिटेक्निक की वेबसाइट अपडेट हो गई है। बिल्कुल अब सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं वेबसाइट पे। ग्रुप वाइज कोर्स डिटेल, एलिजिबिलिटी, रिक्वायर्ड स्कैन इमेजेस, सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। ग्रुप ए बी सी डी के बारे में एकदम डिटेल, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, सब कुछ वही है। और सबसे खास बात, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ चुकी है जिसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। 99 पेज का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, तो बड़े आराम से पढ़ना तसल्ली से। बाकी पूरी डिटेल मैं आपको और नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा। जो मेन बातें हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। जो ग्रुप ए है वो टेस्ट 1 जो पहले कहलाता था, एंड 10th बेस पे है। 10th बेस पे अगर आपको अप्लाई करना है तो ग्रुप ए फिल करेंगे। 12th बेस पे अगर आपको मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिसेज हिंदी या इंग्लिश मीडियम वाला फिल करना है तो ग्रुप बी फिल करना है आपको। और ग्रुप सी के लिए है कौन सा, फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी। और ग्रुप डी जो है उसमें 10+ ITI, 2 ईयर्स मिनिमम ITI। और वो ITI नहीं चलेगा अगर आपने सिर्फ 8th पास करके अगर कोई 2 ईयर्स का कोर्स कर लिया है ITI से, तो उसके लिए आप लेटरल एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है। ग्रुप डी जो है वो 10+ ITI लेटरल एंट्री के लिए है, सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए है। NCR या फिर आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, तो ग्रुप डी में 10+ ITI, या अगर आपने 12th की है तो 12th में साइंस या फिर वोकेशनल स्ट्रीम होनी चाहिए। क्लियर है? इसके बारे में आप इसके जितनी भी एलिजिबिलिटी है वो प्रोस्पेक्टस में अच्छे से पढ़ सकते हो, या फिर आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ये तो होगी मेन बात है इसकी। बाकी इस पर क्लिक करके एक एक चीज़ें यहाँ भी पढ़ सकते हो आप। अब मैं थोड़ा सा प्रोस्पेक्टस की मेन बातें आपको दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करके प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, और इसमें एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐड भी हुई हैं, सारी चीज़ें यहाँ दे रखी हैं। एक ही कॉलेज के बारे में डिटेल देख सकते हैं, सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, सीट कितनी है, कौन सा कोर्स है, सारी चीज़ें हैं। सीट लगभग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में जो है वो 5000 के आसपास में है, और प्राइवेट पॉलिटेक्निक में सॉरी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला के जो है टेस्ट 1 के लिए जो है ना, टेस्ट 1, 2 और 3 उनको मिलाकर कितने हैं, 5000। टेस्ट 4 के लिए जो है ITI बेस्ड जो है, ये लेटर एंट्री जिसे आप कह सकते हो, उसके लिए कितनी है, 461 टोटल, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर। ओके, बाकी कॉलेज की टाइमिंग तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है, मॉर्निंग शिफ्ट की, इवनिंग शिफ्ट की, सबकी यहाँ पे गिवन है। कोर्स के बारे में आप एक एक चीज़ें करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हो यहाँ पे बहुत डिटेल में। ये सारी चीज़ें मैंने पहले वीडियो में अपलोड कर रखी है, तो वो भी आप देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, ऑल अबाउट दिल्ली पॉलिटेक्निक, जहाँ पे जाके एक एक वीडियो पे क्लिक करके इन सभी कोर्सों के बारे में, चाहे फार्मेसी हो गया, चाहे जो भी कोर्स है, सब के बारे में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या क्या है ग्रुप ए के लिए, देख लो आप। मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। हाँ, अब दिख रहा होगा क्लियर। ग्रुप ए के लिए अगर आप देखोगे तो ये सारे कोर्सेज में अवेलेबल है, कौन कौन सी ट्रेड है। और यहाँ देखोगे तो मिनिमम पास परसेंट कितना है, 35% कैंडिडेट अगर आपके हैं, कोई भी कैंडिडेट जिसके 35% मार्क्स है तो वो उसको अप्लाई कर सकता है। ओके, लेकिन कंपलसरी क्या है, कंपलसरी ये है कि मैथ, साइंस और इंग्लिश उसके पास होना चाहिए, उसमें वो पास होना चाहिए। अगर CGPA मिली है तो 3.7 CGPA होनी चाहिए। ओके, एटलीस्ट कम से कम इतना, ज़्यादा जितनी हो उतना आपके लिए बेस्ट है। ओके, उसके बाद अगर ग्रुप बी की बात करते हैं तो ग्रुप बी में मैंने आपको बताई दी है, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिसेज है 12th बेस पे, हिंदी और इंग्लिश दोनों। इसमें भी मिनिमम 35% मार्क्स होने चाहिए। और इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश कंपलसरी है, और हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी या संस्कृत कंपलसरी है। ओके, और ग्रुप सी के लिए ये आपका जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी, इसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो कंपलसरी है, उसके अलावा मैथ या बायोलॉजी में से एक होना चाहिए, दोनों में से आपके पास कोई एक, यानी PCM या PCB कंपलसरी होना चाहिए। ओके, दोनों में से कोई एक। और ग्रुप डी जो है वो लेटर एंट्री है, और साफ साफ लिखा है फॉर दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स ओनली। यहाँ पे इसके कई क्राइटेरिया है, इसे आप देख सकते हो। या तो 10+2 होना चाहिए, या तो विद PCM या PCB। ओके, या फिर 10+2 साइंस से होना चाहिए विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, दूसरी कंडीशन ये है। या फिर 10+2 साइंस विद टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, तीसरी कंडीशन ये है। इनमें से कोई भी फुलफिल करते हो आप तो आप अप्लाई कर सकते हो। और चौथी कंडीशन है जो सबसे ज़्यादा बच्चे फिल करते हैं इसके लिए, टेस्ट 4 के लिए यानी ग्रुप डी के लिए, 10+ ITI। और ITI कितने साल का, 2 साल का। और ITI जो 8th पास करने के बाद भी ITI कर सकते हैं बच्चे, तो वो वाली ITI नहीं होनी चाहिए कि अगर आपने 8th बेस पे ITI का डिप्लोमा लिया हुआ है, 2 साल का कोर्स किया हुआ है, सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो उसके बेस पे आपको लेटरल एंट्री नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना।
ठीक है। बाहर थोड़े से डॉग का भी नॉइज आ रहा होगा, वो भी लगे हुए बिजी हैं, तो उसे इग्नोर करना आप। और उसके बाद रूल्स क्या है इसके लिए, रूल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट किस बेस पे बनेगी, तो देखो ग्रुप ए वालों को बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, यानी जो आपको परसेंटेज बतानी है वो बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स में। ओके, बेस्ट 5 में ध्यान के रखना है कि साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये आपको काउंट करनी ही है। इसके अलावा बाकी कोई एक सब्जेक्ट छोड़ सकते हो, यानी 6 सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो बेस्ट 5 चूज करनी है, अगर 7 है तो भी बेस्ट 5 चूज करनी है। लेकिन ये तीनों को इंक्लूड जरूर करना है, साइंस, मैथ और इंग्लिश के मार्क्स आपको शामिल करने हैं, इंक्लूड करने हैं। ओके, और उसमें भी प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों मार्क्स। क्लियर है। बाकी इसमें जब मेरिट बनेगी तो सबसे पहले आपके मैथ के मार्क्स देखे जाएंगे। मैथ में अगर मार्क्स टाई अप होता है कुछ बच्चों में, तो उसके बेस में जिसके मैथ में ज़्यादा होंगे उसको रैंक हायर मिलेगी। मतलब जैसे मान लो 2 बच्चों के 60% है और जिसके मैथ में ज़्यादा है तो उसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। अगर मैथ में टाई अप हो जाता है तो फिर साइंस को देखा जाएगा, साइंस में भी टाई अप होता है तो इंग्लिश को, और इंग्लिश में भी टाई अप होता है तो डेट ऑफ बर्थ को। क्लियर है। ग्रुप बी में बेस्ट 4 सब्जेक्ट चूज करना है। अगर आप MOP इंग्लिश से कर रहे हैं तो इंग्लिश कंपलसरी है, और हिंदी से कर रहे हैं तो हिंदी या संस्कृत कंपलसरी है। क्लियर है। यहाँ पर भी जिसका, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अगर इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं MOP, तो इंग्लिश में मार्क्स सबसे पहले जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे इंग्लिश में उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, अदरवाइज फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। और अगर हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी में सबसे ज़्यादा मार्क्स देखे जाएंगे, हिंदी या संस्कृत में, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। ग्रुप सी के लिए बेस्ट 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, बेस्ट 3 सब्जेक्ट। उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी है, उसके बाद मैथ और बायोलॉजी में से 1 सब्जेक्ट होना ही चाहिए, यानी कि 3 सब्जेक्ट को आपको शामिल करना ही है। ओके, इनकी परसेंटेज काउंट करनी है, एग्रीगेट ऑफ बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट। और यहाँ पे भी केमिस्ट्री में जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर जब टाई अप होता है बराबर मार्क्स होते तो। उसके बाद फिजिक्स को देखा जाएगा, और उसमें भी टाई अप होता है तो फिर बायोलॉजी या मैथ्स को, और अगर उसमें भी टाई अप हो गया तो फिर डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा। ओके, डेट ऑफ बर्थ में जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस पहले दिया जाता है। और ग्रुप डी की बात करें तो यहाँ पे भी उसके अकॉर्डिंग क्राइटेरिया, जैसा जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो कि अगर 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री ये तो कंपलसरी है, उसके अलावा मैथ या बायोलॉजी में से कोई एक। ओके, परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट विच मस्ट इंक्लूड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ऑब्लिक बायोलॉजी, यानी इसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री ये तो कंपलसरी है, इसको इंक्लूड करना, और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से भी, दोनों में से जो भी आपके पास है उसके, यानी इन 3 सब्जेक्ट के परसेंटेज आपको काउंट करने हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन में भी इसी तरीके से है, तीसरे सारे ऑप्शन देख सकते हो आप। ITI में भी ऐसे ही बता रखा है, 10+2 ईयर्स ITI विद एप्रोप्रिएट ट्रेड परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स, जो भी आपने ट्रेड चूज कर रखे, जो भी ट्रेड से आपने ITI किए उसके मार्क्स। ओके, और यहाँ पे जो प्रेफरेंस होगी जब टाई अप होगा, मेरिट जो बनेगी, तो उस केस में सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको रैंक हायर, यानी उसको अच्छी रैंक मिलेगी, उसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। और अगर उसमें टाई अप होता है तब 10th के मार्क्स देखकर उसके आधार पे मेरिट बनेगी। ओके, मेरिट बनने के बाद क्या होगा, मेरिट जो होगी जब फॉर्म फिलअप कब तक होगा, 3 सितंबर तक होगा। 3 अगस्त से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे, 3 सितंबर तक चलेंगे, और 3 सितंबर के बाद जो टेंटेटिव डेट है 12 सितंबर को मेरिट डिक्लेयर होगी, मेरिट अनाउंस होगी। मेरिट आप वेबसाइट पे चेक कर पाएंगे लॉगिन करके, और जब मेरिट चेक कर लेंगे तो उसके बाद फिर होगी काउंसलिंग। काउंसलिंग में आपको शुरू में आपको फॉर्म फिल करते वक्त 200 रुपये पे करने, 200 रुपये चार्जेस। ओके, फिर काउंसलिंग के टाइम आपको 700 पे करने होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरिट आने के बाद, मेरिट आ जाएगी कि मतलब आपको रैंक कौन सी मिल रही है, जो भी है वो आपको फर्दर मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा डिटेल में। और मेरिट के बाद आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। काउंसलिंग के टाइम ही आपको चॉइस फिलअप करना पड़ेगा कि कौन कौन से ट्रेड में और कौन कौन से कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं। मैक्सिमम 65 ट्रेड आप फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम। मिनिमम आपकी मर्जी, 1 फिल कर लो, 2 जो भी आप चॉइस। उन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे कैसे फिल करना है, उसके लिए आप टेंशन मत लो। ओके, उसमें भी टाइम है, अभी पहले फॉर्म फिल करना है। ओके, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको और भी मैं देता हूँ कुछ इधर। हाँ, जो मेन बातें हैं कि रजिस्ट्रेशन ओपन जो हो रहा है 3 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेगा, 3 सितंबर तक। डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट जो होगा 12 सितंबर को होगा। ये टेंटेटिव है, इसमें कुछ चेंज भी हो सकता है क्योंकि कोरोना की वजह से कई बार डेट आगे पीछे भी हो सकती है। तो आप लगातार वेबसाइट पे विजिट करते रहना या फिर चैनल से जुड़े रहोगे तो मैं एक एक अपडेट आपको देते रहूँगा। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी 12 को मेरिट डिक्लेयर होगी, और काउंसलिंग जो शुरू होगी वो कब से होगी, 14 सितंबर से 16 से 16 सितंबर तक।
ऑनलाइन पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फ़ी जो 700 रुपये पे करनी होगी आपको। और उसके बाद चॉइस सबमिशन जो होगा वो 14 से 17 तारीख तक होगा। ओके, और उसके बाद फर्स्ट जो अलॉटमेंट लेटर आएगा कि मतलब किस स्टूडेंट को, किस कैंडिडेट को कौन सी ट्रेड और कौन से कॉलेज में मिली है, वो कब होगा, वो आएगा 21 सितंबर को 4 बजे। ओके, ये प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर होगा। इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, तो ऑनलाइन पेमेंट ऑफ पार्ट इंस्टीट्यूशनल फ़ी, यानी जो कॉलेज की फ़ी होगी, जो आपकी इसी पे लिखा होगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आएगा ना, उस पर लिखा होगा कि आपको 8000 पे करनी है। जितनी भी पे करनी है, गवर्नमेंट कॉलेज की 8000 होती है और प्राइवेट की ज़्यादा होती है थोड़ी, वो भी सब प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ। लगभग अलग अलग कॉलेज की अलग अलग है, आप देख सकते हो। प्राइवेट की 30 से 35 हज़ार रुपये के आसपास में फ़ी है, किसी की कम भी है। तो 22 तारीख से लेके 24 सितंबर तक, 22 सितंबर से 24 सितंबर तक आपको वो फ़ी ऑनलाइन पे करनी होगी, ध्यान रखना। ओके, उसके बाद आपको 22 से ही 25 के बीच में आपको सीट ऑनलाइन ही सीट फ्रिज या अपग्रेड के लिए भी ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको जो सीट मिली है उससे आप संतुष्ट हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्रिज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो ट्रेड मिल गई, आपने उसमें एडमिशन ले लिया है, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी ट्रेड चेंज हो बाद में, अगर आप किसी और ट्रेड के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप फ्रिज नहीं करेंगे, अपग्रेडेशन पे या फ्लोट का ऑप्शन होता है, फ्लोट, ठीक है, फ्लोटिंग पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद नेक्स्ट काउंसलिंग में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और दोबारा उसके लिए आपको फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। अगर दूसरे काउंसलिंग में कोई सीट मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो पहली वाली आपके पास रिजर्व रहेगी। लेकिन अगर दूसरी में कोई भी सीट अलॉट हो गई तो पहली अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट कैंसिल हो जाएगी, आपको दोबारा वो सीट नहीं मिलेगी, वो ट्रेड नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। ओके, उसके बाद ये फर्स्ट राउंड का हो जाएगा यहाँ तक ख़त्म। उसके बाद सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो होगी वो 22 तारीख से चालू होगी। तो ये डेट्स एक एक करके देख सकते हो, 22 से 24 तक चलेगी। फिर उसका चॉइस सबमिशन होगा 22 से 26 तक, उसका रिजल्ट आएगा 28 तारीख को। ओके, फिर उसकी जो अगर फर्स्ट में आपका एडमिशन नहीं आया, सेकंड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कॉलेज की फ़ीस जमा करनी पड़ेगी, तो वो 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। ओके, और फिर फ्रिज का ऑप्शन या अपग्रेड का ऑप्शन जो होगा वो 29 से 2 अक्टूबर तक, ठीक है। ऐसे फिर थर्ड काउंसलिंग की डेट 29 तारीख से 1 अक्टूबर के बीच में चलेगी। फ़ी पे करने न्यू कैंडिडेट्स ऑनली, यानी जिन्होंने पहले फ़ी कर दी है पे, उनको दोबारा फ़ी पे नहीं करनी होती एक बार जो आपने 700 पे की है तो। ओके, तो इस तरीके से सारी डेट नोट कर सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फोर्थ काउंसलिंग 4 काउंसलिंग तक का ऑप्शन है। इसके बाद भी अगर सीटें बच जाती हैं तो स्पॉट राउंड भी होगा। स्पॉट राउंड में क्या होगा, कैसा होगा, वो मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। वो 17 अक्टूबर के बाद होगा, ध्यान रखना। स्पॉट राउंड यानी जब सीटें बच जाती हैं तो उसके लिए भी आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है ऑनलाइन, और फिर आपको बुलाया जाता है और जो सीटें बची होती है उसमें से बता दिया जाता है कि ये सीट बची है और आपकी इतनी रैंक है, इसके अकॉर्डिंग इस रैंक से इतने रैंक वालों को ये ट्रेड मिल सकता है। अब इनमें से आप चूज़ कर लो, आपके पास जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हो। अगर गवर्नमेंट में बचेगी तो गवर्नमेंट में मिल जाएगा, प्राइवेट में बचेगी तो प्राइवेट में मिल जाएगा। ओके, those candidates who have registered and in merit but not paid the counseling fee, spot round will be conducted against seat। मतलब कि जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया, मेरिट में उनका नाम भी आ गया, लेकिन अगर काउंसलिंग फ़ी पे नहीं करोगे तो उसके बाद आपको स्पॉट राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। यानी कि आपको काउंसलिंग करोगे तभी, अगर काउंसलिंग करते हो और आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती लास्ट तक, तब जाके आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। और स्पॉट राउंड जो होता है वो हर साल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए होता है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आप इसमें पढ़ोगे तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी एक एक करके। उम्मीद करता हूँ जो मेन बातें थी मैंने आपको बता दी है। फॉर्म कैसे फिल करना है एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल डिटेल में बताऊँगा कि क्या क्या कैसे करना है। ओके, चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन और बताता हूँ। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में सारे डाउट्स भी क्लियर कर दूँगा मैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।